हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पहले समझते हैं कि इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका चाइना, उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान। ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये इसके मेंबर स्टेट्स हैं। अगर हम ऑब्जर्वर स्टेट का देखें तो ये जो येलो में मार्क्ड है वो सारे ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, यानी कि आपके होंगे अफ़गानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। अफ़गानिस्तान यहाँ पे, फिर बेलारूस यहाँ पे और मंगोलिया यहाँ पर। उसी तरह कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी हैं जो कि आपके रेड में मार्क्ड हैं इस मैप में। इसमें आपका आता है आर्मेनिया, अज़रबैजान, उसके बाद कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और लास्टली टर्की। तो आप देख सकते हो कि कितना इसका एरिया जो है कितना वाइड है एससीओ का। ये समझ लो कि अगर आप एससीओ का रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो 41% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन का और 25% ग्लोबल लैंड एरिया का, 24% ग्लोबल जीडीपी का। तो इस तरह से हम एससीओ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो समझ सकते हैं। अगर बात करें गोल्स क्या है एससीओ के, तो देखिए पहला तो है कि सिक्योरिटी रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं ये सारे कंट्रीज़ के वो। फिर दूसरा है जो भी बॉर्डर इश्यूज़ हैं उसको पीसफुली डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व करना। तीसरा मिलिट्री कोऑपरेशन। फोर्थली आपका इंटेलिजेंस शेयरिंग। फिफ्थली काउंटर टेररिज्म और लास्टली काउंटरिंग अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। एससीओ का इंडिया मेंबर है और रिसेंटली इसका मीटिंग भी हेल्ड हुआ था, तो इसलिए ये पूरा समझना, इसका पूरा वर्किंग स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप वर्किंग स्ट्रक्चर देखो तो इसमें हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है, ये एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। उसी तरह हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल है, इसका ये बेसिकली डिस्कस करती है स्ट्रेटजी फॉर मल्टीलैटरल कोऑपरेशन और प्रायोरिटी डायरेक्शन। इसके 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं। जो एससीओ का बिजनेस काउंसिल भी है जिसमें कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक्सपेंड करने पे बात होती है। एससीओ का इंटर बैंक कंसोर्टियम है जो कि एक्सपेंड करने की बात करता है बैंक सर्विसेज को। उसी तरह जो सेक्रेटेरिएट है एससीओ का वो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटी ऑफ एससीओ और इंफॉर्मेशन या एनालिटिकल डाटा या लीगल ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है पूरे जो मेंबर्स हैं उनको। साथ में रैट्स जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसका मेन गोल है टू कॉम्बैट रीजनल टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। तो एससीओ का हमने पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके मेंबर्स हैं वो समझ लिया। अब समझते हैं जो समरकंद डिक्लेरेशन अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया गया था, जो कि मीटिंग में आपका 22nd मीटिंग जो हो रहा है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ एससीओ का समरकंद में, वहाँ पे ये डिक्लेरेशन लिया गया। समरकंद डिक्लेरेशन है क्या? इसमें बेसिकली बात हुई कि हम पीसफुली जो भी डिस्प्यूट्स हैं, सेटलमेंट्स हैं, उसको सेटल करेंगे, ठीक है, डायलॉग के थ्रू, कंसल्टेशन के थ्रू। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे रखा गया, टू डेवलप कॉमन प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेस टू फॉर्म अ यूनिफाइड लिस्ट ऑफ टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उस पर बात हुई। तीसरा है आपका कि जो न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशन है उसको रोकने के लिए, यानी कि जो नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन और डिसआर्मामेंट की तरफ आगे बढ़ने पर भी ये डिक्लेरेशन था, यानी कि न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उसको हटाने पर बात हुई। जो रिसेंट मीटिंग हुई थी 22nd मीटिंग उज्बेकिस्तान में, वहाँ पे हाईलाइट हुआ, जो हाईलाइट्स हैं वहाँ के, पहला है कि समरकंद डिक्लेरेशन वहाँ पे साइन हुआ। दूसरा कि जो आपका प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को पास ऑन हुआ। इंडिया जो है 2023 समिट जो है इंडिया होस्ट करेगा। उसके अलावा जो वाराणसी है उसको डिक्लेयर किया गया आपका एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022-23। इससे क्या होगा कि वहाँ जो वाराणसी है हमारा इतना बड़ा रिच हेरिटेज है उसको बूस्ट मिलेगा। उसके अलावा ईरान का एक्सेप्टेंस हुआ एज अ मेंबर, एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ एससीओ। अगर हम इंडिया की बात करें, पार्टिकुलरली इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, तो इंडिया ने बात की मिलेट के बारे में।
फूड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो इंडिया ने एम्फेसाइज़ किया कि जो मिलेट है उसको उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। उसके अलावा हमने ट्रेडिशनल मेडिसिन पे भी एक न्यू एससीओ वर्किंग ग्रुप बनाया ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडिया ने इनिशिएटिव लिया। उसके अलावा अब आगे हम समझते हैं कि रेलिवेंस क्या है। अगर हम एससीओ का रेलिवेंस देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। रेलिवेंस देखिए, पहला तो ये एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि सिक्योरिटी पे अलग एक ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है ये टेररिज्म को रोकने के लिए बना है। तो क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। इसी में आपका रैट्स आ जाता है जो कि है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। उसके अलावा जो रेलिवेंस है इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है एससीओ का, वो है बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए। देखिए ये जो पूरा ग्रुप है ये सेंट्रल एशिया से के सारे ऑलमोस्ट सारे देशों को लेके बना है और इंडिया इसको यूज़ कर सकता है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के लिए। तो उस एंगल से भी ये इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी अगर आप देखो। उसके अलावा जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि चबार पोर्ट का प्रोजेक्ट या इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी को और बेटर करने के लिए है इंडिया से। तो एससीओ इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो साथ में जो चबार पोर्ट का हो गया या जो हम रसिया से अपना कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, वो सारे जो पॉइंट्स हैं या एरियाज़ हैं उनके लिए ये एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया इस पे बात कर सकता है, इस पे आगे बढ़ सकता है, बाकी कंट्रीज़ से डायलॉग कर सकता है, उनसे प्रोजेक्ट उनके साथ मिलके कर सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जो बायलैटरल रिलेशन है, अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर्स हैं वो हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और बेटर कर सकते हैं, इन सारे देशों से बात कर सकते हैं। जैसे कि आपका ईरान के साथ, रसिया के साथ, जो अलग अलग सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनके साथ बायलैटरली भी हम डायलॉग कर सकते हैं। उसके अलावा जो चाइना के साथ हमारा रिलेशन है उसको हम उस पर बात कर सकते हैं कि हम इकोनॉमिकली और कैसे चाइना के साथ हमारा जो टाई अप है, ट्रेड है, उसको बेटर कर सकें, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा सकें अपने गुड्स का चाइना के लिए। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है ये। उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान का जो अभी करंट सिचुएशन है उसको हैंडल करने या उसको स्टेबलाइजेशन के तरफ आगे बढ़ाने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म एक सही मंच दे सकता है। उसके अलावा एनर्जी कोऑपरेशन, क्योंकि देखिए पूरा कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, ये इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। इस पॉइंट पे भी हम कन्वर्ज कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। उसके अलावा बात है कि बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे कन्वर्जेंस दिख रहा है इस प्लेटफॉर्म में, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस में अगर आप देखो तो पहला तो जिस तरह से चाइना का डोमिनेंट रोल है इस पूरे ग्रुप में, वो इंडिया के लिए कंसर्न हो जाता है, क्योंकि चाइना एक तरफ पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है, पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके इंडिया को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। तो चाइना का जो डोमिनेंट पोजीशन है वो एक चैलेंज बन के इंडिया के लिए निकलता है इस पूरे ग्रुपिंग में। दूसरा कि अगर आप रिसेंट टाइम में देखो तो जो हमारा राइवलरी है या बेलिगरेंस है या बॉर्डर जो इश्यूज़ हो रहा है चाइना के साथ वो बढ़ रहा है, ठीक है, एक तरफ, और दूसरी तरफ हम एससीओ पे उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक अलग चैलेंज है इंडिया के लिए, बैलेंस करना चीज़ों को। उसके बाद एक और जो प्रॉब्लम है वो है रसिया और चाइना का प्रॉक्सिमिटी बढ़ना, मतलब कि चाइना जो है रसिया के और ज़्यादा क्लोज़ आते जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं इंडिया को लग रहा है कि खतरे की बात है इंडिया के लिए, क्योंकि रसिया हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा है और रसिया ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। अगर आप 1962 का वार देखो या बांग्लादेश का लिबरेशन, हर जो हमारा वार रहा है उसमें रसिया ने बहुत सपोर्ट किया है। तो अभी का जो सिनेरियो है जिसमें रसिया और ज़्यादा क्लोज जा रहा है चाइना से, तो वो एक इंडिया के लिए कंसर्न बन के निकलता है। तीसरा है कि ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है,
आपको डेमोक्रेसी भी दिखेगा, कहीं पर चाइना का वन पार्टी सिस्टम भी दिख रहा है। तो जो आप हिस्ट्री देखो, कल्चर देखो, लैंग्वेज देखो, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। पॉलिटिकल सिस्टम देखो, तो ये इतना डाइवर्जेंस के बावजूद डिसीज़न लेना ये एक अलग चैलेंज हो जाता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें देखा गया कि जो डिसीज़न मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। ये एक चैलेंज अलग है। चौथा है आपका कि जो टेररिज्म का डेफिनेशन है उस पे हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो इन जनरल आपका यहाँ पे जो रैट्स के अंदर डेफिनेशन जो है टेररिज्म का वो है कि बेसिकली जो रेजिम को डिस्टेबलाइज करना, ये है टेररिज्म का डेफिनेशन। पर जब हम इंडिया को देखते हैं, इंडिया के प्रॉब्लम्स को देखते हैं टेररिज्म का, तो इंडिया के लिए जो डेफिनेशन है वो है स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो एससीओ में अगर आप देखो तो रेजिम का डिस्टेबलाइजेशन है फोकस जब वो टेररिज्म की बात करता है। लेकिन इंडिया के लिए अगर आप देखो तो इंडिया के लिए मेन फैक्टर है आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जो कि पाकिस्तान ही सपोर्ट करता है। पाकिस्तान ही स्टेट स्पॉन्सर करके हमारे जम्मू कश्मीर में टेररिज्म बढ़ाता है। तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिखने को मिलता है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वर्ल्ड ओवर और सेंट्रल एशिया में पार्टिकुलरली, जैसे कि राइज़ ऑफ तालिबान फैक्टर जो है वो हम नहीं भूल सकते हैं। और साथ में जिस तरह से फंडामेंटलिज्म और रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है पूरे सेंट्रल एशिया में, वो एक कंसर्न बन के आता है। जो अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपका ISIS हो गया या अल-कायदा हो गया, ये आपका एक चैलेंज ऑफ कोर्स है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ होल। उसके अलावा हमारे पास जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसमें देखने को मिलता है कि एक कोई यूनिफाइड अप्रोच नहीं है कि वो तालिबान से कैसे डील करना चाहता है, उसे दोस्त की तरह, दुश्मन की तरह या बैलेंस आउट करके कैसे डील करना चाहता है, इस पर कोई कन्वर्जेंस नहीं है। तो ट्रस्ट डेफिसिट हमें इस एरिया में देखने को मिलता है जब हम अफ़गानिस्तान या तालिबान के बारे में देखते हैं। तो ट्रस्ट डेफिसिट, ठीक है, तालिबान पे। तो इस तरह से हमने जो चैलेंजेस हैं वो समझा। अब एक अलग एरिया है जो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो है एससीओ और क्वाड। देखिए दोनों का ही मेंबर इंडिया है, ठीक है। एक तरफ एससीओ है और दूसरी तरफ क्वाड है, दोनों का मेंबर इंडिया। और कहीं ना कहीं दोनों के जो प्रिंसिपल्स हैं या पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट हैं, ठीक है। जब आप एससीओ को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं देखा जाता है टू काउंटर नेटो, मतलब नेटो के अगेंस्ट ये बना है। जबकि क्वाड अगर आप देखो तो आप फील करोगे कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए बना है, और दोनों का मेंबर इंडिया है, ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि अगर हम दोनों के पर्पस को देखें, तो अगर हम डिफरेंस देखें दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, अगर एससीओ को देखो तो ये मेनली डील करता है कॉन्टिनेंटल नेबरहुड, ठीक है, यानी कि सेंट्रल एशिया। और वहीं पे अगर आप क्वाड को देखो तो ये डील करता है मैरीटाइम नेबरहुड, यानी कि इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। तीसरा है कि जो क्वाड है, ठीक है, वो क्वाड और एससीओ अगर आप दोनों को कंबाइन करके देखो और इंडिया का पर्सपेक्टिव देखो, तो इंडिया सोचता है कि ये बेसिकली इंडिया का जो मल्टी अलाइनमेंट का जो पॉलिसी है, ठीक है, इंडिया किसी एक देश के साथ नहीं या किसी एक ग्रुपिंग के साथ ही सिर्फ कनेक्ट होके नहीं, बल्कि अलग अलग ग्रुपिंग के साथ, अलग अलग देश के साथ कनेक्ट होके रहना चाहता है। मल्टी अलाइनमेंट वो फॉलो करता है। हम अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में बिलीव करते हैं कि हम फ्री हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, कोई ग्रुप या कोई देश हमें फोर्स नहीं कर सकता, हम फ्री हैं। तो ये मल्टी अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सिग्निफिकेंस या रिप्रेजेंटेशन है कि हम दोनों एससीओ का भी और साथ में क्वाड के भी मेंबर हैं। तो इस तरह से हमने ये पूरा समझ लिया। बात है वे अहेड की, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम कैसे करना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो है कि हमें जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कि हम इस जो ग्रुपिंग है इसके मेंबर हैं, स्टिल
हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको मेंटेन करके हमें रखना चाहिए, यानी कि हमें अपना वॉइस को किसी के देश के इन्फ्लुएंस में नहीं आने देना चाहिए। दूसरा है जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, उस पर हम काम कर सकते हैं। जो अलग अलग सेंट्रल एशियन नेशन है जो SCO के मेंबर्स हैं उनके साथ, जैसे कि चबार पोर्ट जो है जो कि ईरान में आ रहा है, उसी तरह असगवात एग्रीमेंट है, इस पे भी हम साथ मिलके काम कर सकते हैं ताकि हमारा जो यूरेशियन जो रीजन है उससे कनेक्टिविटी इंडिया का और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तीसरा है कि हमें ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना चाहिए, और चाइना और पाकिस्तान, ठीक है, इन दोनों देशों के साथ हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहिए, बेटर करना चाहिए। जहाँ जहाँ हम आगे कोऑपरेट कर सकते हैं वहाँ पे कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम अपने नेबर्स तो नहीं बदल सकते, हम बाकी चीज़ें तो बदल दें, लेकिन हमारे नेबर्स पाकिस्तान भी है और चाइना भी है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है इंडिया के लिए कि जहाँ पे हम कन्वर्ज कर सकें, कोऑपरेट कर सकें, वहाँ करें। उसके अलावा जो पूरा सेंट्रल एशियन रीजन है, इस यहाँ के जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ हम टाई अप करके इसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो हमारे सॉफ्ट पावर को वहाँ पे यूज़ करके हमारा जो कल्चर है, चाहे वो योगा हो या हमारा क्विजीन हो या फिर डी रेडिकलाइजेशन पे काम करके, क्योंकि अगर सेंट्रल एशिया आपका रेडिकलाइज होगा, ठीक है, तो हमारे देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट इमर्ज होगा, क्योंकि हमारे देश के भी यूथ सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड हैं, हमारे जम्मू कश्मीर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डी रेडिकलाइजेशन पे हम साथ मिलके काम कर सकते हैं। साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो तालिबान पे जो हमारा पॉलिसी है, इन सारे देशों का, सेंट्रल एशियन नेशन SCO के जो अलग अलग मेंबर्स हैं उन पे बातचीत होनी चाहिए कि क्या एक पॉलिसी फॉलो करें, कैसे आगे बढ़ें ऑन तालिबान। उसी तरह मल्टीलैटरल कोऑपरेशन पे भी हम बात कर सकते हैं, स्पेशली जो टेररिज्म का इशू है उस पर, रेडिकलाइजेशन का इशू है उस पर। तो साथ में जो फिनांस जिस तरह से टेरर आउटफिट्स को मिलता है उसे रोकने की तरफ। तो ये एक ऐसा ग्रुपिंग है जिसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तो इस तरह से हमने पूरा ये टॉपिक कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।